देखिए आईपीसी में लिखवाया जाएगा आज भी। और आपका एविडेंस में लेक्चर चलाएंगे और आईपीसी और एससी एसटी एक्ट लिखवाया जाएगा। कुछ बचा है आईपीसी में, आज लिखवा दिया जाए, तब कल से आईपीसी में लेक्चर चलेगा और एविडेंस में फिर 2 दिन लिखवाया जाएगा। ऐसे किया जाए, क्योंकि आपका लेक्चर के साथ साथ जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग है, आपका नोट्स भी अब ज़रूरी है। और प्रयास ये करिए कि भाई देखिए आपका यूपी का जो है चांस आपका दिसंबर फर्स्ट वीक में है। कल हम 1-2 दिन में हम क्लियर बताएंगे यूपी का कब होगा, कल या परसों तक, माने मेंस कब होगा। लेकिन नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक में संभावित है। और बिहार का तो डेट सभी लोग जानते ही हैं आपका। और आपका हिंदी और इंग्लिश बिहार के लिए स्पेशल चल रही है, और हिंदी आपका यूपी बिहार दोनों के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन चल रही है। जिनको पढ़ना हो भाई आप ऑनलाइन एडमिशन करा सकते हैं, माने घर बैठे ही पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 1 बजे से 2 बजे तक हिंदी चलती है और उस समय आना आपका थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भाई अब कोई समय ही नहीं है। भाई दिन भर सुबह से शाम तक क्लास चल रही है, तो कोई समय ही नहीं है कि हिंदी सुबह या शाम को लगाया जाए। और चूंकि तबीयत थोड़ा डाउन होने के कारण टेस्ट शुरू नहीं किया जा सका था मेंस का, तो इस रविवार से आपका मेंस का टेस्ट शुरू किया जाएगा और सुबह 9 बजे से होगा। मैंने आपका कल बता दिया जाएगा कि कौन कौन क्वेश्चन पहले दिया जाएगा। और आपका इस कई लोग मांग कर रहे थे, जैसे प्री में आपका हुआ और काफ़ी लोग टेस्ट वाले निकाले हैं, इसमें शक नहीं है। तमाम लड़के लड़कियों का फ़ोन आता है, हम भी नहीं पहचानते, तब बताते हैं लोग कि हम आपके यहाँ टेस्ट दिए थे और हमारा निकला है यूपी में। तो टेस्ट सीरीज भी आपका मेंस का शुरू की जा रही है, पहले लाख की शुरू की जाएगी और प्रयास किया जाएगा हिंदी इत्यादि का भी शुरू करने का, जीएस का। तो देखिए आईपीसी में आपका जो क्वेश्चन लिखवाया गया था, आपका क्वेश्चन जो मैंने आपका अध्याय 3 से हम छांट कर लिखवा रहे थे, तो आत्मचिंतन का सिद्धांत और एकांत परिरोध हम लिखवाए थे, आपका 73 और 74, जो छोटे छोटे क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं। इसके बाद एक समस्या हमने लिखवाई थी, और वह पिछले लेक्चर में लिखवाई थी आपका आईपीसी के सेक्शन 65 पर। और उस समस्या को भाई दूसरे एंगल से भी पूछ सकता है, तो जुर्माना हमने 5,000 रुपया लिखवाया था। हो सकता है कि आपका दंड दूसरा दे दे और जुर्माने की रकम दूसरा दे दे। इधर आपका दो दो या तीन क्वेश्चन और छोटे छोटे बनते हैं। एक तो आपका जो यूपी एपीओ 2015 में बना है, आजीवन निर्वासन, यानी कि देश निकाले वाला सिस्टम, देश निकाले वाला दंड, यानी कि देश से बाहर भेज देना, यानी कि तड़ी पार करने वाला। एक और आपका बन सकता है कि मने दंडादेशों का लघुकरण कैसे किया जाता है, यानी कि धारा 54, 55 और 55 है, टिप्पणी में बन सकता है, बस 1 पेज में आ जाएगा। और एक आपका क्वेश्चन धारा 53 से बनने का चांस रहता है। या तो दे देगा कि मृत्युदंड के पक्ष विपक्ष में आप लिखिए, या ये दे सकता है कि भारतीय दंड संहिता के तहत कौन कौन से दंड दिए जा सकते हैं उनका उल्लेख करिए। तब तो भाई जो 5 दंड के प्रकार हैं, सबको थोड़ा थोड़ा केस वाइज आपका लिखना पड़ेगा। और बहुत अंदर जाकर पूछे तो जो दंड के सिद्धांत हैं उनको पूछा जा सकता है। तो 5 सामंड ने 5 दंड के सिद्धांत बताए हैं, और आपका अगर टिप्पणी में पूछा जाता है तो 1.5 से 2 पेज में निपटा देना है। और फुल क्वेश्चन बने तो थोड़ा बहुत उसकी और व्याख्या कर देना है। तो आइए कह करके क्वेश्चन निपटाया जाए इसको आईपीसी का। लिखिए अगला क्वेश्चन भाई, आपका क्वेश्चन लिखिए, दंडादेश का लघुकरण टिप्पणी में आ सकता है।
दंडादेश का लघुकरण, हेडिंग डाल लीजिए। तो लिखिए उत्तर आपका। भारतीय दंड संहिता की धारा, ये टिप्पणी में आ सकता है, 1 से 1.5 पेज में समाहित कर देना है। लिखिए भारतीय दंड संहिता की धारा 54 और 55 में, 54 और 55 में क्रमशः मृत्युदंड तथा आजीवन कारावास, मृत्युदंड तथा आजीवन कारावास के लघुकरण की शक्ति, के लघुकरण की शक्ति समुचित सरकार को प्रदान की गई है। समुचित सरकार को, बैठिए भाई, समुचित सरकार को प्रदान की गई है, जो निम्नलिखित है। बस भूमिका 2 लाइन बांधिए और उसके बाद डायरेक्ट आपका बेयर एक्ट पर आ जाना है। जो निम्नलिखित है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए सेक्शन 54, सेक्शन लिखिए आपका 54 यानी कि 54, हेडिंग डालिए मृत्युदंडादेश का लघुकरण, मृत्युदंडादेश का लघुकरण। हेडिंग डालने के बाद पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। लिखिए हर मामले में, हाँ, या प्रत्येक मामले भी कहा जाता है, हर मामले में, कामा दीजिए, जिसमें मृत्यु का दंडादेश दिया गया हो, जिसमें मृत्यु का दंडादेश दिया गया हो, फिर कामा दीजिए, उस दंड को अपराधी की सम्मति के बिना, उस दंड को अपराधी की सम्मति के बिना, माने रजामंदी के बिना, सम्मति के बिना समुचित सरकार, समुचित सरकार इस संहिता द्वारा उपबंधित, इस संहिता द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड में, किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सकेगी, किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सकेगी। धारा 55 लिखे, पैराग्राफ चेंज करके, हेडिंग डालिए धारा 55 में आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण, आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, हर मामले में, हर मामले में, कामा दीजिए, जिसमें
आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया हो। हर मामले में, कामा दीजिए, जिसमें आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया हो, फिर कामा दीजिए, अपराधी की सम्मति के बिना, अपराधी की सम्मति के बिना समुचित सरकार, समुचित सरकार उस दंड को, उस दंड को ऐसी अवधि के लिए, ऐसी अवधि के लिए, कामा दीजिए, जो 14 वर्ष से अधिक न हो, ऐसी अवधि के लिए, कामा देना है, जो 14 वर्ष से अधिक न हो, फिर कामा दीजिए, दोनों में से किसी भांति के कारावास में, दोनों में से किसी भांति के कारावास में, यानी कि सादा या कठोर, दोनों में से किसी भांति का मतलब हुआ सादा या कठोर, दोनों में से किसी भांति के कारावास में लघुकृत कर सकेगी, लघुकृत कर सकेगी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को रिलेट कर लीजिएगा, 2 लाइन केवल। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 432 तथा 433 में 432 तथा 433 में, यानी कि 432 तथा 433 में भी लिख लीजिएगा, में भी समुचित सरकार को, समुचित सरकार को दंडादेश के लघुकरण और परिहार की, दंडादेश के लघुकरण तथा परिहार की शक्ति प्रदान की गई है, लघुकरण तथा परिहार की शक्ति प्रदान की गई है, जबकि, इसी लाइन में लिखिएगा, जबकि संविधान के अनुच्छेद, जबकि संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को, संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को एवं 161 के तहत राज्य के राज्यपालों को, जबकि 161 अनुच्छेद भी लगा सकते हैं, अनुच्छेद 161 के तहत राज्य के राज्यपालों को ये शक्ति प्रदान की गई है, राज्य के राज्यपालों को ये शक्ति प्रदान की गई है। पैराग्राफ चेंज करके केस लिखिए, केट जरूर डालिएगा। के एम नानावटी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, के एम नानावटी
बनाम महाराष्ट्र राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जब उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जब उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में मामला लंबित हो, माने अपील इत्यादि हुई हो, मामला लंबित हो, उस समय समुचित सरकार अपनी लघुकरण की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। उस समय समुचित सरकार अपनी लघुकरण की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। जब फैसला आ जाए अपील में, तब आप जो करना हो सो करिए। इस बीच में आपको कोई पावर नहीं है। केस आया केम नानावटी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, धारा 55A समुचित सरकार की परिभाषा। हेडिंग डालिए। 3-4 लाइन और बचा, अभी 4-5 लाइन। धारा 55A आईपीसी की है, हाँ इसी में लिखना है, क्योंकि समुचित सरकार हमेशा आ रहा है तो उसको डिफाइन भी तो करना पड़ेगा ना। लिखिए धारा 55A, हेडिंग डालिएगा समुचित सरकार की परिभाषा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, धारा 54 और 55, धारा 54 एवं 55 के लिए, धारा 54 एवं 55 के लिए समुचित सरकार वह होगी यदि दंडादेश मृत्यु का दंडादेश है। इसी लाइन में लिखिएगा, यदि दंडादेश मृत्यु का दंडादेश है या ऐसी विधि के तहत दंडादेश दिया गया हो, ऐसी विधि के तहत दंडादेश दिया गया हो, जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो, जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो, कमा दीजिएगा, ऐसे मामलों में केंद्रीय सरकार, कमा देकर लिखिएगा, ऐसे मामलों में केंद्रीय सरकार समुचित नहीं, फिर एक बार दोबारा हो जाएगा ना, वाक्य बोलिए तो ऊपर थोड़ा। हाँ, केंद्रीय सरकार समुचित सरकार होगी, केंद्रीय सरकार समुचित सरकार होगी, माने समुचित 2 बार रिपीट ना हो, ये ध्यान रखना है भाई, 2 बार रिपीट ना हो। अगर ऊपर लिखवा गया तो नीचे ना आए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए,
पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। जिस राज्य के अंदर, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, जिस राज्य के अंदर अपराधी दंडाधिष्ट हुआ है, या करके लिखिएगा, या ऐसी विधि के तहत, या ऐसी विधि के तहत अपराधी दंडाधिष्ट हुआ है, या ऐसी विधि के तहत अपराधी दंडाधिष्ट हुआ है जिस पर राज्य की कार्यपालिकीय शक्ति का विस्तार हो, जिस पर राज्य की कार्यपालकीय शक्ति का विस्तार हो, वहाँ समुचित सरकार राज्य सरकार होगी, वहाँ समुचित सरकार राज्य सरकार होगी। अगला प्रश्न बनाइए, प्रश्न बनाइए आपका। किसी अपराधी को दंडित क्यों किया जाता है? किसी अपराधी को दंडित क्यों किया जाता है? उसके सिद्धांतों का उल्लेख करिए। प्रश्न ये अगला है, किसी अपराधी को दंडित क्यों किया जाता है? उसके सिद्धांतों का उल्लेख करिए। दूसरी भाषा में इसका पूछ सकता है, दूसरावली करके भी लिख लीजिएगा कि दंड देने का उद्देश्य क्या है, बताइए। आवली करके लिखिए, दंड देने के उद्देश्यों का उल्लेख करिए। दंड देने के उद्देश्यों का उल्लेख करिए। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। दंड शब्द को भारतीय दंड संहिता में, उत्तर लिखिए भाई, दंड शब्द को भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। दंड शब्द को भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को शारीरिक या सांपत्तिक, किसी व्यक्ति को शारीरिक या सांपत्तिक, माने संपत्ति छीन लेना, सांपत्तिक प्रताड़ना देना ही, प्रताड़ना, प्रताड़ना देना ही दंड कहलाता है। दंड के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए, इसी लाइन में पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, सही रहेगा भाई, क्योंकि अब
विषय चेंज हो रहा है। दंड के उद्देश्यों की व्याख्या करते हुए, दंड के उद्देश्यों की व्याख्या करते हुए विद्वान सामंत महोदय ने सामंत महोदय ने 5 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। एक ही लाइन में 3-4 लाइन की बातें हो गई। 5 सिद्धांतों का उल्लेख किया है जो निम्नलिखित है, जो निम्नलिखित है। अब पहला नियम ये होना चाहिए कि पांचों सिद्धांत आप दिमाग में बैठाए रहेंगे, लाइन बाय लाइन भले याद न रहे, लेकिन पांचों का थीम 5-5 लाइन याद रहे। यानी कि पांचों का जो थीम है 5-5 7-7 लाइन याद रहे, तब आपकी कलम नहीं रुकेगी और पांचों में कम से कम आप 8-10 10-10 लाइन जरूर लिख लेंगे। पहला लिखिए फर्स्ट भाई, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। पहला हेडिंग डालिए, 5 सिद्धांत हैं, पांचों लिखना है 7-7 8-8 लाइन कम से कम। प्रतिशोधात्मक सिद्धांत यानी कि बदला लेना। प्रतिशोध का मतलब क्या हुआ? बदला। बदला मतलब टिट फॉर टैट, यानी कि जैसा को तैसा। देखिए आपका, लिखिए, यह सबसे प्राचीन सिद्धांत है। यह सबसे प्राचीन सिद्धांत है तथा बदला लेने की भावना पर आधारित है। तथा बदला लेने की भावना पर आधारित है। यह इस कहावत पर आधारित है कि यह इस कहावत पर आधारित है कि टिट फॉर टैट, यानी कि जैसा को तैसा। टिट फॉर टैट, जैसा को तैसा। अर्थात सिर के बदले सिर। लिखिए 1-2 उदाहरण, जैसा को तैसा के बाद लिखिएगा। अर्थात सिर के बदले सिर, आंख के बदले आंख इत्यादि। आंख के बदले आंख इत्यादि। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। सभ्यता के विकास के साथ साथ, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, सभ्यता के विकास के साथ साथ दंड का यह सिद्धांत लगभग लुप्त हो गया। दंड का यह सिद्धांत लगभग लुप्त हो गया क्योंकि अपराधियों को दंडित करना और समाज को न्याय प्रदान करना। भाई कारण बताना पड़ेगा क्यों लुप्त हुआ। क्योंकि अपराधियों को दंडित करना और समाज को न्याय प्रदान करना
राज्य का कर्तव्य हो गया। अब किसका कर्तव्य है? आपका, राज्य का, यानी कि आप बदला ना लीजिए। अब कौन आपका दंडित करेगा अपराधियों को, अपराध करने वालों को? राज्य। और मुकदमा आप देखे होंगे कि चलाता कौन है अपने नाम से? राज्य ही चलाता है। इसलिए ये सिद्धांत क्या हो गया है? लगभग लुप्त हो गया है। दूसरा सिद्धांत लिखिए। आपका पहला हो गया भाई 7-8 लाइन से अधिक, 9-10 लाइन से। दूसरा लिखिए प्रायश्चितात्मक सिद्धांत। इसको मैं अलग से भी लिखवाया हूं थोड़ा। प्रायश्चितात्मक सिद्धांत एक्सपेटरी थ्योरी कहा जाता है। एक्सपेटरी थ्योरी, प्रायश्चितात्मक सिद्धांत। मैं लिखवाया था आत्मचिंतन का सिद्धांत। ये क्वेश्चन में लिखवा चुका हूं अलग से भी। आत्मचिंतन का सिद्धांत, या इसी को कहते हैं आत्मग्लानि का सिद्धांत। भाई कंपटीशन में कोई एक ही लिखिएगा, भले हम 3 लिखवा रहे हैं। कंपटीशन में आ जाए तो कितना लिखना है? केवल और केवल एक इसमें से कोई लिखे। प्रायश्चितात्मक सिद्धांत, आत्मचिंतन का सिद्धांत, आत्मग्लानि का सिद्धांत लिखिए। भाई पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। यह सिद्धांत व्यक्ति के मन की शुद्धता पर आधारित है। यह सिद्धांत व्यक्ति के मन की शुद्धता पर आधारित है। किसी व्यक्ति को दंड इसलिए दिया जाता है, किसी व्यक्ति को दंड इसलिए दिया जाता है कि जब वह कारागार में अपने को अकेला पाएगा, अपने द्वारा किए गए अपराध पर, तब अपने द्वारा किए गए अपराध पर पश्चाताप करेगा। पश्चाताप करेगा। एक समय ऐसा आएगा, इसी में लिखेगा, एक समय ऐसा आएगा जब उसका मन शुद्ध हो जाएगा, जब उसका मन शुद्ध हो जाएगा, तत्पश्चात उसे कारागार से रिहा कर दिया जाएगा। तत्पश्चात उसे कारागार से रिहा कर दिया जाएगा और वह समाज में एक सभ्य व्यक्ति की तरह, और वह समाज में एक सभ्य व्यक्ति की तरह आचरण करेगा। आचरण करेगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा। इस सिद्धांत को भारतीय दंड संहिता की धारा, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, इस सिद्धांत को भारतीय
दंड संहिता की धारा 73 तथा 74 में मान्यता प्रदान की गई है। इस सिद्धांत को भारतीय दंड संहिता की धारा 73 एवं 74 में मान्यता प्रदान की गई है। तीसरा सिद्धांत लिखिए, 2 हो गया आपका। प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, डिटरेंट थ्योरी कहा जाता है। प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, डिटरेंट थ्योरी। प्रतिरोधात्मक लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। यह सिद्धांत समाज के संरक्षण पर बल देता है। यह सिद्धांत समाज के संरक्षण पर बल देता है। इसके अनुसार अपराधी को क्रूरतम दंड देना चाहिए। अपराधी को क्रूरतम दंड देना चाहिए, जिससे समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत हो, जिसके भय से अन्य व्यक्ति अपराध न करें, जिसके भय से अन्य व्यक्ति अपराध न करें। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। उदाहरण, मृत्युदंड देना, 4-5 उदाहरण है। मृत्युदंड देना, कामा देकर लिखिए। सार्वजनिक स्थान पर फांसी देना, कई देशों में दिया भी जाता है। सार्वजनिक स्थान में फांसी देना। कामा देकर लिखेगा। सार्वजनिक स्थान में पत्थर से मारना। अब ये ना पूछिएगा कौन फिल्म है, तो मौर्य जी बताइए कौन फिल्म है, कितने आदमी थे? मौर्य जी देखिए आज दिखाई दे दिए भाई, कई दिनों से उदाहरण नहीं चल रहा था। कितने आदमी थे मौर्य जी चाय की दुकान पर? सही सही बताइएगा आज, क्योंकि अभियुक्त सब बैठे हैं। कितने थे, 3 कि 5? 5, चलिए सही बता दिए भाई। मैंने सही सही बता दिया, कम से कम पहली बार अभियुक्त बोला नहीं, लेकिन हाथ के इशारे से कितना बता दिया, 5। यानी कि 5 आपका अभियुक्त थे। अब कौन कौन थे जांच जारी है, अन्वेषण जारी है, और लिस्ट में सबका नाम चपकाया जाएगा कि मौर्य जी को कौन कौन लोग चूना लगाए हैं। भाई कौन कौन लोग आपको चूना लगाए हैं, तो लिस्ट तैयार हो रही है। लिस्ट भाई 1-2 लोगों का पता लग गया है, अभी मैंने 2 लोगों का पता लगाना बाकी है। वैसे सोशल मीडिया पर भी आपका वीडियो और फोटो मौर्य जी वायरल कर दिए हैं, लेकिन उसमें आपका कम ही लोगों का फोटो भेजे हैं। अब और कौन थे पता किया जा रहा है।
देखिए आगे उसी प्रकार आपका पत्थर से मारना फिल्म भी बनी है, आपका बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला लिखिए कामा देकर, दीवार में चुनवा देना, दीवार में चुनवा देना। फिर कामा देकर लिखिए खौलते तेल में डाल देना, यानी कि वही अली बाबा 40 चोर वाली कहानी, खौलते तेल में क्या किया जाए, डाल दिया जाए, मर जाएगा आदमी इत्यादि। मैंने सबसे कठोर दंड इसी में दिया जाता है। इसमें यह है कि आपका समाज में एक संदेश जाए कि भाई एक आदमी ने ऐसा किया, उसे ऐसा दंड क्रूरतम दिया गया और आगे की पीढ़ियां सहम जाए, ऐसा कार्य न करें। अगला लिखिए आपका चौथा दंड का सिद्धांत, हेडिंग डालिए निवारक सिद्धांत, प्रिवेंटिव थ्योरी। निवारक सिद्धांत, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए यह सिद्धांत व्यक्ति विशेष पर ध्यान देता है, न कि समाज के संरक्षण पर। यह सिद्धांत व्यक्ति विशेष पर ध्यान देता है, न कि समाज के संरक्षण पर। इसके अनुसार किसी अपराधी को, इसके अनुसार किसी अपराधी को मृत्युदंड इसलिए दिया जाता है, मृत्युदंड इसलिए दिया जाता है ताकि एक अपराधी, ताकि एक अपराधी दुनिया से कम हो जाए। एक अपराधी दुनिया सहित समाज लिखवा जाए क्या, दुनिया से ही चला जाए एक अपराधी, संसार से ही समाज भी लिखवा सकते हैं, समाज लिख लीजिए भाई थोड़ा दुनिया शब्द उतना अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ तो समाज ही लिख लीजिए, कुछ एक ही कोई लिखिएगा, या तो दुनिया या समाज। दुनिया भी सही है, मैंने संसार लिख सकते हैं, दुनिया थोड़ा वीक शब्द हो जा रहा है। एक अपराधी संसार से क्या हो जाए, कम हो जाए। तो व्यक्ति पर बल देता है कि समाज पर, ये व्यक्ति पर। लिखिए यह सिद्धांत इस सुक्ति पर आधारित है, इसी लाइन में लिखिएगा खड़ी पाई देने के बाद, यह सिद्धांत इस सुक्ति पर आधारित है, सुक्ति माने मैक्सिम, सुक्ति पर आधारित है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज बेहतर होता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज बेहतर होता है। इलाज से परहेज बेहतर होता है, इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पांचवा सिद्धांत लिखिए, लास्ट सिद्धांत लिखिए, दंड का पांचवा सिद्धांत लिखिए रिफॉर्मेटिव थ्योरी या सुधारात्मक सिद्धांत। सुधारात्मक, दूसरी भाषा में इसे कहा जाता है उपचारात्मक। सुधारात्मक यानी कि उपचारात्मक, सबसे अच्छा सिद्धांत इसी को माना जाता है। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार आपका
एक बार समझा दिया जाए। और ये सिद्धांत वर्तमान समय में लगभग पूरे विश्व में मान्य है और आपका कह सकते हैं कि वर्तमान समय में सबसे अच्छा माना जाता है। अपराधियों के भी मानवाधिकार होते हैं, मूल अधिकार होते हैं। ये सिद्धांत अपराधियों के प्रति उदारता बरतने के नियम पर आधारित है। तो इस सिद्धांत का थीम समझ लीजिए, तब आपका लिखवा जाए। और दो तीन उदाहरण, जो ये पैरोल परीक्षा, आपका भर्त्सना करके छोड़ना, जो इत्यादि आप देखेंगे, उस आपका जेल में प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना, ये सब इसी सिद्धांत से निकलते हैं। तो आपका देखिए, इस सिद्धांत को जब भी लिखिएगा तो डॉक्टर साहब का उदाहरण लिखना पड़ेगा। जिस प्रकार कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर अपने अस्पताल में कुछ दिन तक उसे भर्ती करता है, इलाज करता है, और जब मरीज स्वस्थ हो जाता है तो उसे आपका अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है और अब समाज में अपना सामान्य कामकाज पहले जैसा करने लगता है। तो सेम यह इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी को अपराधी न मानकर एक रोगी माना जाता है और जेल उस रोग का इलाज माना जाता है। जेल में उसे नैतिक शिक्षा, प्रशिक्षण इत्यादि दिया जाता है और जब आपका उसको नैतिक शिक्षा इत्यादि दी जाती है और तत्पश्चात जब वह जेल से छूटता है तो एक सामान्य आदमी की तरह व्यवहार करता है। लेकिन लेकिन भी लगाना पड़ेगा कि जो हैबिचुअल अफेंडर हैं, जो आदतन अपराधी हैं, उन पर इस सिद्धांत का कोई असर नहीं पड़ता। और दूसरा ये है कि जब जेल में सभी सुविधाएं मिल ही जाएंगी आपका, तो कौन बाहर, भाई कुछ लोग आपका अपराध करके हमेशा कहाँ बैठे रहेंगे, जेल में, कि भोजन से लेकर सब कुछ मिल ही रहा है, सुख सुविधा, तो क्यों हम बाहर रहें। भूखे मरने से अच्छा है कि कोई अपराध करिए और जेल में जाकर आपका पुआ पकवान क्या करिए, अच्छा अच्छा खाइए। सभी व्यवस्थाएं भी हैं, ट्रेनिंग भी मिलेगी और शिक्षा भी मिलेगी, नैतिक शिक्षा भी मिलेगी। तो आपका दो इसके मने कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं दो लोचा हैं, दो कमियां हैं। आप ये भी दिखाएंगे कि कमियां क्या हैं। लेकिन वर्तमान समय में सबसे उचित यही सिद्धांत माना जा रहा है। अपराधियों के प्रति उदारता बरतना 2018 पीसीएजे में प्री में भी ये क्वेश्चन आया था कि कौन सा दंड का सिद्धांत आपका अपराधियों के प्रति उदारता की बात करता है, मानवाधिकार की रक्षा करता है, सबसे अच्छा कौन माना जाता है। तो वह कौन सा सिद्धांत है, रिफॉर्मेटिव थ्योरी या आपका सुधारात्मक या उपचारात्मक सिद्धांत। इसको लिखिए, लिखिए भाई। आपका वर्तमान में यह सिद्धांत, वर्तमान में यह सिद्धांत पूरे विश्व में मान्य है। वर्तमान में यह सिद्धांत पूरे विश्व में मान्य है तथा अपराधियों के प्रति तथा अपराधियों के प्रति उदारता उदारता तथा अपराधियों के प्रति उदारता बरतने को मान्यता देता है।
उदारता बरतने को मान्यता देता है तथा मृत्युदंडादेश का घोर विरोधी है तथा मृत्युदंडादेश का घोर विरोधी है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। यह सिद्धांत अपराधी को अपराधी न मानकर यह सिद्धांत अपराधी को अपराधी न मानकर एक रोगी मानता है एक रोगी मानता है तथा जेल उसका उपचार स्थल मानता है तथा जेल उसका उपचार स्थल मानता है। इसी लाइन में लिखेगा। जिस प्रकार कोई व्यक्ति जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी रोग से ग्रस्त होने पर जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी रोग से ग्रस्त होने पर कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती किया जाता है तथा स्वस्थ हो जाने पर उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है तथा स्वस्थ हो जाने पर उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है तब वह अपना सामान्य कामकाज पुनः करने लगता है तब वह अपना सामान्य कामकाज पुनः करने लगता है। ठीक उसी प्रकार किसी अपराधी को जेल में इसलिए रखा जाता है ताकि उसमें सुधार किया जाए तत्पश्चात जब वह जेल से बाहर निकलेगा तब समाज में एक सभ्य व्यक्ति की तरह कार्य करेगा। इस प्रकार आपका ये भी क्वेश्चन समाप्त हो गया। पांचों का थीम जरूर याद रखिएगा, एक एक उदाहरण दो और लास्ट वाला आप जरूर याद रखिए, रिफॉर्मेटिव थ्योरी। तो रेस्ट आपका ले लीजिए, तब एविडेंस चलेगा भाई आपका। उस समय ब्रेक रहेगा 15 मिनट का, फिर एविडेंस चलेगा। लेक्चर दिया जाएगा एविडेंस में अभी।
लिखवाया कल या परसों जाएगा एविडेंस सब। आज बुधवार है ना। हाँ तो कल तक लेक्चर दिया जाए, उसके बाद 5-6 क्वेश्चन आपका शुक्रवार शनिवार को 2 दिन में लिखवाया जाए।